साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है ना, बड़ी ही मज़ेदार वीडियो रहने वाली है। आज हम करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा एक्ट जो दो खंडों में लाया गया, भारत के लिए, साथ में बर्मा के लिए, जो दो हिस्सों में पारित हुआ। और ब्रिटेन की सरकार के द्वारा अब तक जो पारित सारे के सारे चार्टर एक्ट या अधिनियम में अब तक का सबसे बड़ा जो एक्ट है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। एक और चीज़, ये एक्ट अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, आप इससे इसकी महत्वता का अंदाज लगा सकते हैं कि भारत के संविधान में इससे ज्यों की त्यों काफ़ी कुछ प्रावधान लिए गए हैं। यानी जो हमारा संविधान बना जब 1947 से लेकर 1950 के बीच में, तो यहाँ से ज्यों की त्यों इससे प्रावधान लिए गए, तो इसकी महत्वता को आप इसी बात से समझ सकते हैं। खैर, मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझते होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, वीडियो थोड़ी सी आज की लेंथी रहने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। बिल्कुल किसी भी प्रावधान को नहीं छोड़ने वाले। भाई, अयोग्य किसी का नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। और दूसरी बात, 3 ही खंड में पहले इसके पारित होने की पीछे की वजह क्या है, परिस्थिति क्या रही जिनकी वजह से ये एक्ट पारित हुआ और इसमें ये प्रावधान ऐड किए गए। दूसरा, इस एक्ट के प्रावधान क्या थे। और तीसरा, भाई इस एक्ट के बाद में हम निकालेंगे निष्कर्ष कि क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या फिर अन्य कुछ जो महान स्थिति है वो इसके बारे में कुछ क्या कमेंट कर रही है, ये अच्छा है या बुरा है, ये हम छोड़ेंगे उनके ऊपर। हमें एक संतुलन बना के चलना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्या भारत शासन अधिनियम 1935। अच्छा, एक और चीज़ यार, थोड़ा सा भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, हमारी भी स्टार्टिंग है, थोड़ी सी हमें भी हेल्प मिलेगी। अभी इतना तो हम, अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट वगैरह में बताइए, अगर आ रही है तो आप थोड़ा सा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा सा हमारा भी ये कि हाँ, हम लोग ठीक कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम में, नेक्स्ट मंथ से आपकी मैथ, रीजनिंग वगैरह की वीडियो भी बिल्कुल कंटिन्यू आनी शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है, शुरू कर दें। और इसमें पहली वजह, इसके पीछे के कारण, क्या कारण थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित होना पड़ा। कुछ ऐसी वजह थी। अब की बार जो है ना, कंडीशन कुछ बदल रही है हर बार से, लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है और अन्य कारण भी हैं। और उसी में पहला कारण है, एक दल है जिसका नाम है स्वराज दल। स्वराज दल की भूमिका 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा कुछ अन्य लोगों ने स्वराज दल का गठन किया। कांग्रेस का ही एक धड़ था ये। इन लोगों का मानना था कि यार, हम लोग अभी सड़कों पर, मैदान में विरोध कर रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा हमें हासिल नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, हम जो सिस्टम है, सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर विरोध करते हैं, उससे हमारी बात शासन तक पहुँचेगी। अपने आप में भाई सही था, बिल्कुल ठीक है जी। अब इन लोगों ने चुनाव लड़ा 1923 में। चुनाव में इनको सफलता मिली, काफ़ी अच्छी खासी सफलता मिली। और उसी वजह से यह जब विधानसभा में गए तो इन्होंने जो विधानसभा में उस टाइम पर जो व्यवस्था थी, जो शासन था या फिर जो कानून बनाए जा रहे थे, उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया। यानी विधानसभा के कार्यकाल को, इन्होंने कामकाज को पूरी तरह से ठप करने की कोशिश की और अपनी मांगों को उठाया। इन्होंने कहा 1919 के जो मोंटफोर्ट सुधार है ना यार, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनमें हमको जो हम चाह रहे थे वो नहीं दिया गया। दूसरा, जो उदारवादी और स्वराजी हैं, वह भी कह रहे हैं कि अब भारत को जो सुधार है, यानी जो हमारे यहाँ जो सुधार की मांग है, वो सुधार अधिक स्तर पर होना चाहिए। स्वशासन की मांग हो रही है। ध्यान रखना, अभी स्वतंत्रता की मांग नहीं हो रही, स्वशासन की मांग हो रही है। अंतर है दोनों में। अभी 1923 के टाइम पर अभी स्वतंत्रता बात सामने नहीं आ रही। अभी कह रहे हैं कि हम खुद स्वशासन करेंगे, हमें डोमिनियन स्टेट्स दे दो, हम ब्रिटेन के अंदर रहकर अपना शासन हम खुद चलाएं, इतना कर दो। पूरी तरह से स्वतंत्र होने की मांग जो उठ रही है वो 1930-31 के टाइम पर उठ रही है, उससे पहले नहीं। तो अभी इस चीज को समझ कर चलना है। तो स्वराज दल की भूमिका हो गई। दूसरा कारण है इसमें भाई, वो है साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन साहब मोंटफोर्ट सुधार, मोंटफोर्ट मतलब जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उन्हीं को मोंटफोर्ट सुधार कहते हैं। उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद एक कमीशन का गठन होगा जो ये जो सुधार है, मोंटफोर्ट सुधार है, इनकी समीक्षा भी करेगा। 10 साल से पहले 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया, 2 साल पहले। उसकी वजह थी जो ब्रिटेन में सरकार थी उसको लगा खतरा अपने ऊपर, वो बोले कि हो सकता है अभी हम नेक्स्ट चुनाव में आने वाले नहीं है, उससे पहले भारत के लिए ये कमीशन का गठन कर देते हैं। और इस कमीशन में मज़ेदार बात यह है कि एक भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से भारत में इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, लाला लाजपत राय की डेथ हुई उसमें सर पर चोट लगने की वजह से। खैर वो अलग कहानी है, जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसको पूरा देखेंगे। अभी वापस आते हैं इस पर। साइमन कमीशन ने एक अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात कही। इन्होंने कहा कि जो सब सुधार है ना, अब भारत में कुछ अलग स्तर पर होने चाहिए। इन्होंने कहा कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली नहीं होनी चाहिए। और 1919 का जो मोंटफोर्ट सुधार था उसकी सबसे खास जो प्रावधान थे उनमें से एक था द्वैध शासन। तो सीधा सा मतलब है कि ये 1919 के सुधारों को उनमें खामियां हैं, अब उनमें सुधार की गुंजाइश की बात कर रहा है साइमन कमीशन, तो इसका फर्क पड़ रहा है। और तीसरी वजह है क्या, नेहरू रिपोर्ट। देखिए एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, अभी कमेंट वगैरह में कुछ लोगों ने कहा था कि भाई वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, ये पीछे की जो पूरी की पूरी कहानी है इसको कहने से क्या फ़ायदा है। बहुत ज़रूरी है। देखो मैं भी चाहूँ तो वही 10-15 मिनट में वीडियो को ख़त्म करूँ और अपना, मेरे लिए बहुत आसान है अभी, क्योंकि पूरी चीज़ें बतानी होती हैं। जो 10-15 मिनट की वीडियो हो वो 1-1.25 घंटे की या 50-60 मिनट की वीडियो बन रही है, तो सोचो उसमें अधिक तैयारी करनी पड़ती है। भाई मैं भी 4 जगह से चीज़ें देखता हूँ, उसमें फिर 4 बार अलग चीज़ें जो बिल्कुल 4 किताबों में से नहीं तो एक किताब में से प्रावधान पढ़ के लिख दूंगा, उसमें क्या फ़ायदा। कम से कम चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए आप लोगों के। जब तक चीज़ें नहीं समझोगे, पीछे की कहानी नहीं समझोगे, क्या फ़ायदा। इसमें भी तो फिर ये जो पीछे की कहानी है क्या वेस्ट थोड़ी है, हमको ये राजा रानी की कहानी थोड़ी कह रहे हैं। इसमें भी आप समझिए, अब ये जो स्वराज दल बोला या फिर साइमन कमीशन बोला, इसमें भी तो कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। अगर आप इनमें ही नोट्स बनाओगे तो इसमें ये भी क्लियर हो गया कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, क्यों हुआ। दूसरा ये भी पता चलेगा कि स्वराज दल क्या उदारवादियों का था या फिर इस स्वराज दल का उद्देश्य क्या था। नेहरू रिपोर्ट है, ऐसे ही इसका जो बैकग्राउंड है, जो कहानी है, वो भी तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, वो भी तो हमारे काफ़ी टॉपिक क्लियर करती है। सही से समझना होना चाहिए। अगर चीज़ कर रहे हो ना, अगर कोई भी आप विषय पढ़ रहे हो तो पूरी तरह से कंप्लीट करके पढ़िए। इसी वजह से नेहरू रिपोर्ट पर लौटते हैं। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है ये खत्म होनी चाहिए। दूसरा, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए। इन्होंने तीसरी बात भी की, इन्होंने कहा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। जो प्रांत हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए अपने कानून वगैरह बनाने को लेकर। ये नेहरू रिपोर्ट की भूमिका है। तीसरा इसमें है वो है भैया, जो चौथा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की डोमिनियन स्टेट्स को लेकर घोषणा। क्या हुआ 1929 में, 1929 में जो लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा उद्देश्य है अगर उसको हम मैक्सिमाइज कर दें तो कहाँ तक पहुँच सकता है। वो पहुँच सकता है कि भारत को हम लास्ट से लास्ट डोमिनियन स्टेट्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक हम व्यवस्था में शामिल नहीं हैं, हमसे पूछा तक नहीं जा रहा, बस मार खाने के लिए छोड़ा जा रहा है। और आज बात आ रही है कि यार हमको डोमिनियन स्टेट्स मिल सकता है, यानी अपना कानून हम स्वयं बना सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर रहेंगे लेकिन अपना कानून हम स्वयं बना सकते हैं, हम कानून की भूमिका में। बड़ी भाई अपने आप में बड़ी बात है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित हो रहा है कि जो सरकार है वो चिंतित है, उसको पता चल रहा है कि भारत में अब जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, अब वो सोए हुए नहीं है, आप ज़्यादा दिन तक इनको दबा कर नहीं रख सकते। दूसरी बात जो कहा था
कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। इतना बड़ा साम्राज्य, एक जगह सूरज अस्त होने का मतलब कि ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल है कि हर टाइम कहीं ना कहीं तो वहाँ पर सूर्य निकला ही रहता है, वो कभी अस्त नहीं होता। अब ये बात अगर यहाँ पर ये लोग अपने आप को थोड़ा सा, अगर थोड़ा क्या बहुत बड़ी रायत अगर ये दे रहे हैं तो अपने आप में अलग बात हो गई ना। ये सारी चीज़ें इसमें तीसरा, इसी में एक पॉइंट अगर आप नोट कर लीजिए, आप कारण समझिए, उसमें तीसरा चौथा छोड़िए कि 1930, 31 और 32 इसमें गोलमेज सम्मेलन हुए। और वो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए? वो गोलमेज सम्मेलन होने के पीछे की वजह तो यही थी दो, एक तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर चर्चा करना, और दूसरी वजह थी कि जो भाई भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया है उस पर चर्चा करें। ये वजह हो गई। तो ये कुछ वजह हो गई। जो गोलमेज सम्मेलन है इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई इसमें। जो 1935 के कानून बनाए इसको लेकर, इन्होंने कहा कि अब भारत में जो स्थिति है वो बदल रही है और भारत में संवैधानिक सुधार हैं वो होने ही चाहिए। तो ये कुछ परिस्थितियां हो गई। इसके बाद में भैया भारत में आंदोलन भी तो हो रहे थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन दो खंडों में हुआ, 1930-31 और 32-34। अब ऐसे में सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी सरकार चिंतित थी। बोली यार अगर उधार खाली, हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने उद्देश्य में इतना सफल नहीं हुआ, लेकिन सरकार को एक बात तो पता लग गई कि अब ज़्यादा दिन तक इनको दबाकर या फिर कुछ भी देकर ये बोल दें कि ये इनफ है आपके लिए, ऐसा करके नहीं रखा जा सकता। अब लोगों को सुधार देना ही पड़ेगा। और इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या फिर जो हमारे महात्मा गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक पंचायत को लेकर, उसका भी प्रभाव पड़ा था सरकार के ऊपर। जो सरकार कह रही थी सांप्रदायिक पंचायत में, पूना पैक्ट भी बोलते हैं उसे, पूना समझौता भी बोलते हैं, उसके पीछे की अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए। इससे ये जो कुछ आंदोलन है ये भी सरकार को चिंतित कर रहे थे। अब सरकार ने कुछ सोचा, बोले यार ऐसा नहीं है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या करते हैं, एक सुधार प्रक्रिया लाते हैं, और उसके काफ़ी पीछे के उद्देश्य थे। बोले इससे क्या होगा, इससे हम एक काम करेंगे, उदारवादी और उग्रवादी इनमें फूट डालेंगे, सुधार देंगे, उदारवादी हमारे साइड आएंगे और उग्रवादी अगेंस्ट जाएंगे। इनको खैर जब निष्कर्ष पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उनके इसके एक्ट लाने के पीछे की मूल वजह क्या थी, क्या वो थे, क्या वो सोच रहे थे। लेकिन अभी देखते हैं इस एक्ट के कुछ प्रावधान। और एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले कहा थोड़ा सा लेंथ हुआ, इसके प्रावधान बहुत हैं, तो एक बार उनको देख लेते इसके प्रावधान। अब इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। और इसके एक बात ध्यान रखना, इसके प्रावधान है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रावधान मतलब ये एक्ट क्या कह रहा है। पहला है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बातों में से इसने एक बात कही, वो था अखिल भारतीय संघ, यानी पूरे भारत के लिए एक संघ बनाने की बात कर रहा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्या, अखिल भारतीय संघ। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या आप सोच रहे हैं यार इतनी आसानी से दे देंगे? नहीं भाई, इतनी आसानी से कैसे दे देंगे, इसमें भी तो खेल खेलेंगे ना ये, और उस चीज में तो ये माहिर हैं ये। इन्होंने कहा अखिल भारतीय संघ तो देंगे, लेकिन इसमें दो शर्त जोड़ दी कि सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का इसमें अनिवार्य कर दिया शामिल होना। सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल होना अनिवार्य, शामिल अनिवार्य। अब ये मत कहना जी तुमने बोल क्या रहे हो, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने से काम चला लो। दूसरी बात इन्होंने कही, सभी जो भारतीय रियासतें, रियासत, रुकिए, ये वैकल्पिक है इनके पास, मतलब ये चाहे तो शामिल हो, चाहे तो शामिल नहीं हो। अब इसमें एक और बात कही इन्होंने कि भाई ऐसे ही थोड़ी। अब एक बात देखिए, इसमें दो चीज कही, दो शर्त रखी इसमें कि एक तो ये इनके लिए तो अनिवार्य है, कौन, जो सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत है,
और बात समझना, जो रियासतें हैं ये वैकल्पिक हैं, ये चाहे तो शामिल हों चाहे तो शामिल नहीं हो। और इस वैकल्पिक में भी अब इसके लिए दो और चीज ऐड की कि अखिल भारतीय संघ तभी उसमें आएगा अगर ये जो रियासतें हैं इनमें शामिल होने वाली रियासतों में या फिर रियासतों में से जो चुनने वाली रियासतें उनमें से आधी शामिल हों। ये भी कि भाई इसमें कम से कम रियासतें शामिल होना तो वैकल्पिक है, आप चाहो तो शामिल हो चाहो तो शामिल नहीं हो, लेकिन जो रियासतें हैं उनमें से भाई आधी तो शामिल होनी ही चाहिए। दूसरी बात इसने कही कि इसमें भी जो रियासतों की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आधी जनसंख्या वाली रियासतें शामिल होनी चाहिए। मान के चलो 20 रियासतें और उन 20 रियासतों की जनसंख्या 1000 है। अब उन 20 रियासतों में से कुल मिला के 500 जनसंख्या वाली रियासत शामिल होनी चाहिए। यानी अगर कोई 2 रियासत ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 500 है, बाकी 18 की 500 हो रही है, तो अगर वो 2 रियासत भी शामिल हो जाएंगी ना तो भी काम चल जाएगा। यानी कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासत, संख्या वाली रियासत इसमें शामिल होनी चाहिए। ये तो 2 प्रावधान कर दिए रियासतों के लिए, और एक और चीज ऐड कर दी कि वैकल्पिक है, आप चाहो तो शामिल हो चाहो तो शामिल नहीं हो, लेकिन 2 शर्त और ऐड कर दी। अब यार ये 2 चीजें कभी हुई नहीं और ये अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। अब जब अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया तो जो केंद्र सरकार में जो व्यवस्था है फिर वो कैसे चली? तो 1947 तक जो केंद्र सरकार में व्यवस्था है वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत ही चली, क्योंकि ये 2 चीजें कभी हुई नहीं। और जब ये नहीं हुई तो फिर ये जो अखिल भारतीय संघ है ये कभी अस्तित्व में आएगा ही नहीं, और जब नहीं आएगा तो जो कानून है या जो प्रशासन है वो 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत ही चलता रहा। इसके बाद में अब इसको कुछ खंडों में विभाजित करके देखते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, फिर प्रांत, ऐसे डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले अब हम कार्यपालिका को देखते हैं कि कार्यपालिका में इस एक्ट ने क्या क्या सुधार किए। ठीक है, अच्छा अब इसके कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जैसे इनको मैंने कहा था भाई अब इसको खंड करके देखेंगे। ठीक है, पहला अब ये देखते हैं भाई कार्यपालिका में इसने क्या क्या बदलाव किए। कार्यपालिका है उसको लेकर इस एक्ट ने क्या कुछ बदलाव कर रहा है। कार्यपालिका थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, बदलाव बड़े हैं। अच्छा पहला तो एक और चीज जो मेन बात हमेशा की तरह, सारी शक्तियां किस में रहते हैं? गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल केंद्र बिंदु है समस्त शक्तियों का। इसके आगे जो मुख्य बात है वो कि केंद्र में द्वैध शासन। अब इस एक्ट ने केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। अभी तक क्या था भाई? अभी तक था प्रांतों में द्वैध शासन, जो हमने देखा था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। इसने उस व्यवस्था को, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया। इसने कहा जो द्वैध शासन है वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए कहाँ? केंद्र में। अब इसको किस तरह से इन्होंने कहा? वही तरीका वही रहा कि आरक्षित और ये हस्तांतरित, ये 2 हिस्सों में जो कार्य थे, विषय थे, उनको बांटा। अब ये देखना है हमें कि जो आरक्षित विषय हैं उनको कैसे गवर्नर जनरल उन पर काम करेगा और हस्तांतरित विषयों पर कैसे। तो ये देखिए जो आरक्षित विषय हैं इन पर गवर्नर जनरल को मैं जी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो कार्यकारी जो मंत्री हैं उनकी सलाह पर करेगा।
उनकी सलाह से। दूसरा, ये जो कार्यकारी मंत्री हैं ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है भाई। नहीं। एक और चीज, इनके खिलाफ जब व्यवस्थापिका मतलब जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अगर इनका इस जो पार्लियामेंट है या फिर उस टाइम के हम जो सदन बोले, सदन के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, तो क्या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब इनका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं तो लाएगा कौन भाई? यानी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और विषय इसमें क्या है? विषय वो ही रक्षा, जनजातीय, विदेशी, आर्थिक मामले, ये सारे मामले कहां पर हैं? ये आरक्षित हैं। आरक्षित या फिर इसको बोल सकते हैं हम सुरक्षित। इसके बाद में जो हस्तांतरित विषय हैं इनको और देख लेते हैं भाई। जो हस्तांतरित विषय हैं इनको जो गवर्नर जनरल है किनकी सहायता से करेगा? जो व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं उनके साथ, यानी से निर्वाचित सदस्य। अब ये जो व्यवस्थापिका से निर्वाचित सदस्य हैं, अगर ये निर्वाचित है तो सीधी सी बात है कि इनका उत्तरदायित्व भी होगा सदन के प्रति। हाँ जी बिल्कुल है, यानी ये उत्तरदायी है, यानी ये सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। और अगर ये सदन के प्रति उत्तरदायी है तो सीधी सी बात है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अगर आपको सीधी सिंपल भाषा में समझिए, इन लोगों का सदन के, आज की लोकसभा राज्यसभा को एग्जाम्पल करके समझते हैं। ये ऐसे मंत्री हैं लोकसभा के, समझिए आप, कि जिनका लोकसभा के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। अगर ये कोई काम गलत भी कर रहे हैं तो इनका कोई ये नहीं है कि जी गलत क्यों होगा काम। अगर ऐसा है, इनके पास ऐसी पावर है, तो कोई इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाएगा? किस बेस पे लाएगा? ये तो कह देंगे जी हमारा तो कोई उत्तरदायित्व तो बनता ही नहीं है, गलत हो गया तो हो गया, तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया जाएगा। ये लोग उत्तरदायित्व है इनका, ये निर्वाचित है, तो इनके ऊपर अगर कोई कार्य गलत हो रहा है या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था है तो इनके खिलाफ इस बेस पर लाया जा सकता है कि जी इसमें आपका उत्तरदायित्व, ये गलत हुआ तो इसमें आप शामिल हो, या फिर आपका उत्तरदायित्व बनता है, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसमें शामिल कौन कौन से विषय होंगे? जो आरक्षित विषय हैं उनको छोड़कर जो बाकी सारे विषय हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये हो गया। इसके बाद में एक और पॉइंट देखिए, इसी में कार्यपालिका में इसने गवर्नर जनरल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी। क्या? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, या तो आप देखो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए अगर, क्योंकि अगर मैं ऐसे बार बार साइड में जाकर अगर मैं रुकूंगा, टाइम लूंगा, तो फिर उसमें क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और उससे फ़ायदा ना आपको होने वाला ना मुझे। तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करिए, या फिर आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स वगैरह बना लिया करिए। विवेकाधीन शक्तियाँ, और इन विवेकाधीन शक्तियों ने बड़ा, वही हमेशा की तरह खेल तो यार पुराने खिलाड़ी हैं, कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कोई चीज़ें इतने प्यार से दे देंगे, वो भी तालीम परोसकर। इन विवेकाधीन शक्तियों में इन्होंने कहा कुछ मामले ऐसे, जैसे जनजातीय मामले हैं, या भारत के किसी भाग में रक्षा या शांति से संबंधित मामला है, या फिर कुछ अन्य विदेशी मामले हैं, या फिर कुछ बहुत सारे मामले थे जो इसमें शामिल कर दिए। और उन्होंने कहा उनसे संबंधित अगर कोई भी चीज़ आता, अल्पसंख्यक भी उसमें शामिल है, कि इन सब को लेकर गवर्नर जनरल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब है कि गवर्नर जनरल चाहे तो इनके ऊपर कानून बनाए, चाहे तो कहे कि भाई प्रांत हैं आप कानून बनाओ, इनको लेकर आप कुछ भी
नहीं कर सकते। ये सारा का सारा गवर्नर जनरल के विवेक पर है। और जब ये सारी चीज़ें जब इसमें कर दी तो वो गवर्नर जनरल के पास और एक पावर जोड़ दी, वो चाहे जिस चीज़ को उठाएगा बोलेगा अरे ये मेरी विवेकाधीन शक्तियों में आता है, ये इससे रिलेटेड है तो ये इस वजह से मेरी विवेकाधीन शक्तियों में आता है। तो इसका गवर्नर जनरल ने बहुत हद तक दुरुपयोग किया, तो ये विवेकाधीन शक्तियाँ भी इसमें दी गई। इसके बाद में कार्यपालिका से अलग अब जो नेक्स्ट है वो व्यवस्थापिका को देखते हैं हम। व्यवस्थापिका को देख लेते हैं। अब व्यवस्थापिका में थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ क्योंकि ये भी इसमें चार्ट सा बनेगा, यहाँ ठीक है। अच्छा एक और चीज़, सिंपल पॉइंट में लिखने से फ़ायदा नहीं है। अब देखो फ़ायदा तो हर चीज़ में आप पॉइंट में लिख लो, अगर आप थोड़ा सा चार्ट बना कर लिखोगे ना कोई भी चीज़ तो उससे आपका ही इंप्रेशन पड़ेगा कहीं और चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं। देखो क्योंकि अब इसमें जो व्यवस्था थी वो द्विसदनीय थी, द्विसदनीय व्यवस्था है तो 2 सदन होंगे इसमें। अब 2 सदन कौन कौन से होंगे और कैसे कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान कैसे कैसे भैया उनका काम चलेगा। एक तो होगी कौन, राज्य परिषद, जो कि उच्च सदन है, ये आज की राज्यसभा की तरह। एक होगा निम्न सदन, निम्न सदन, और ये कहलाएगा संघीय विधानसभा, विधानसभा। अब इसमें जो मजेदार चीज है, खैर वो अभी रुकिए थोड़ा सा, आप इनके पहले प्रावधान देखिए। राज्य परिषद और संघीय विधानसभा में, राज्य परिषद में क्या होगा कि जो प्रत्येक 1/3 सदस्य हैं ये हर 3 साल में बदले जाएंगे। दूसरा, इसमें टोटल 260 सदस्य होंगे जिसमें से 156 जो सदस्य हैं वो तो निर्वाचित होंगे और 104 हैं वो राजाओं द्वारा मनोनीत। 104 सदस्य जो रियासत हैं वहां के राजाओं द्वारा ये मनोनीत किए जाएंगे। निम्न सदन संघीय विधानसभा में देखिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा भाई, आज की हमारी लोकसभा की तरह। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। इसके जो सदस्य हैं 375 सदस्य होंगे जिनमें से 250 सदस्य क्या होंगे भैया, ये होंगे निर्वाचित। और 125 सदस्य ये राजाओं द्वारा, जो रियासत हैं वहां के राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा खेल किसका, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद इनका। ये पता लग गया आपको कितने कितने सदस्य होंगे कितने टाइम के लिए। ठीक है, अब एक और चीज देखिए इसमें, क्या कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है भाई? नहीं, इतना सिंपल थोड़ी था। अब ये तो देखिए कि इनका चुनाव वगैरह कैसे कैसे किस रीति से होता था, जो राज्य परिषद है उसके सदस्यों का कैसे और संघीय विधानसभा के इनके सदस्यों का कैसे। तो आप एक नोट बनाइए और उस नोट में अब कुछ जो 5-6 पॉइंट हैं जो लिखाने जा रहा हूं, आप उन 5-6 पॉइंट को लिखिए। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, वो 5-6 पॉइंट देखिए आप। देखिए, जो इतना रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। राज्य परिषद उच्च सदन और संघीय विधानसभा निम्न सदन। इसमें देखिए इसके जो सदस्य हैं ये प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित। और जो अधिक महत्वपूर्ण सदन यानी जो निम्न सदन है इसके सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी जो अधिक महत्वपूर्ण वो अप्रत्यक्ष तरीके से और जो कम महत्वपूर्ण वो सीधा प्रत्यक्ष तरीके से। दूसरा पॉइंट ऐसे ही
उच्च सदन के जो 40% सदस्य हैं, आप जो मैंने बताया 156 104 निकाल लीजिए, 40% ही होगा, वो 40% सदस्य कौन, राजाओं द्वारा मनोनीत। और निम्न सदन के कितने, 33% सदस्य किसके द्वारा, राजाओं द्वारा। तीसरा पॉइंट इसमें, प्रत्यक्ष 40%, अप्रत्यक्ष 33%, ये हो गया। जो ये इसका टोटल बजट है, यानी जो बजट रहने वाला है उसका अभी भी जो 80% हिस्सा है वो मताधिकार से बाहर है। खैर, इससे पहले ये यहां पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। थोड़ा सा समझना, अगर आज के हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, एक तो प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित है और अविश्वास प्रस्ताव आप ला नहीं सकते, अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित हैं और यहां पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो आप। अविश्वास, क्या गजब खेल है। चौथा पॉइंट, 80% बजट मताधिकार से बाहर, मताधिकार से बाहर। अब ये हो गए कुछ केंद्रीय व्यवस्थापिका के, स्पेशल नोट करके आप इन पॉइंटों को लिख लीजिए, या फिर इसी में आगे चार्ट में आप इनको ऐड कर लीजिए कि कैसे 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 इनका निर्वाचन है, कौन कौन इसमें सदस्य हैं, जो सदस्य हैं उनका कितने टाइम का कार्यकाल है जो 1935 ने दिया, और उसमें क्या क्या इनके पास पावर है, इनका कैसे कितने हिस्से बजट के हिस्से पर ये मत वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हो गई हमारी व्यवस्थापिका। अब इसके बाद में जो प्रांत हैं, प्रांतों की कुछ शक्तियां वगैरह को देख लेते हैं कि प्रांतों में जो कार्यकारी और व्यवस्थापिका है उसको कैसे कैसे इस एक्ट ने ऐड किया। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक पॉइंट है जो बहुत ज्यादा हद से महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब एक और पॉइंट को लिखिए कि समस्त जो विषय हैं आज की तरह उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। समस्त विषयों को 3 हिस्सों में बांटा इसने। क्या? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 हिस्सों में बांटा। संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास भाई? केंद्र के पास। राज्य सूची प्रांत, समवर्ती सूची प्रांत। साथ साथ जो इन तीनों से अलग अधिकार होंगे वो किसके पास होंगे? गवर्नर जनरल। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो तीनों से अलग जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास नहीं है। वो कहां पर गई हैं? वो वायसराय यानी गवर्नर जनरल के पास में गई हैं। किसके? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये 3 हिस्सों में बांटा, आज भी तीनों हिस्सों में है। लेकिन क्या है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमारे यहाँ कहाँ होती हैं? वो केंद्र के पास होती हैं। साथ ही साथ समवर्ती सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन यहाँ समवर्ती और राज्य सूची पर प्रांत कानून बनाएंगे और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास है। अब देखते हैं प्रांतों को। 33 मिनट पे हो, चलिए तो प्रांतों को देख लेते। प्रांतों में क्या क्या व्यवस्था दी गई। देखो, प्रांतों को भी इस एक्ट ने काफी कुछ अधिक परिवर्तन किया है, अब उनको भी देखना जरूरी है। इसलिए तो कह रहा था भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें प्रांतों को देख लेते हैं। प्रांतों में सबसे पहली चीज तो भाई प्रांतों को इस एक्ट के द्वारा स्वायत्तता मिली। स्वायत्तता कैसे कैसे मिली यह देखिए। पहला, आला कमान वाले आदेश। ये कहेंगे जी साहब ये क्या चीज होती है आला कमान वाले आदेश? भाई क्या था, जो गवर्नर जनरल और भारत सचिव थे वो प्रांतों को ये आला कमान वाले आदेश लेटर भेजते थे। कहते थे कि आला कमान जो हाई कमान है हमारा, जो क्राउन है, वहां से आपके लिए आदेश आया है। ये बीच में एक बिचौलिए की तरह प्रांतों के लिए काम कर रहे थे। इस एक्ट ने ये व्यवस्था खत्म कर दी।
और कहा कि जो प्रांत हैं अब वो सीधे तौर पर कहां पर, सीधे तौर पर क्राउन मतलब ताज के अधीन होंगे प्रांत। दूसरा, ये चीज तो हो गई, प्रांतों को स्वायत्तता दी। इसने एक और चीज की, वो कहा अधिक आर्थिक आजादी। मतलब भैया भाई साहब अधिक आर्थिक आजादी का मतलब है जो प्रांत हैं अब वह स्वयं की साख पर धन उधार ले सकते हैं, साख पर धन उधार ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, अब तक जो प्रांत थे वो गवर्नर जनरल यानी वायसराय की परमिशन से ही धन उधार ले सकते हैं, लेकिन अब जो प्रांत हैं वह अपनी क्रेडिट यानी खुद की क्रेडिट के आधार पर कहीं बाहर से धन उधार ले सकते हैं। यानी प्रांतों को अब थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता कहाँ कहाँ से, एक तो आला कमान वाले आदेश से, दूसरी व्यवस्था सीधे वो कहाँ पर आ गए, वो आ गए सीधे क्राउन के अधीन आ गए, और तीसरा वो स्वयं की साख पर धन उधार ले सकते हैं। अब इसकी प्रांतों में जो व्यवस्थापिका है वहां पर इसने क्या क्या परिवर्तन किया। जो प्रांतों में व्यवस्थापिका है यानी व्यवस्थापिका का मतलब मेरी आप यही समझना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब सदन, जो विधानमंडल है, विधानमंडल ही लिखता हूं, चलो विधानमंडल, चलो लिख ही देता हूं, आप यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर जाओ बाद में। ये प्रांतों में विधानमंडल को लेकर इस एक्ट ने क्या व्यवस्था की, भैया प्रांतों में विधानमंडल को ये कह रहा है कि अब जो विधानमंडल में निर्वाचन है दो तरीके से होगा। एक दो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और दूसरा तरीका होगा इसमें, वो होगा क्या, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या कहानी है, इसकी कहानी समझ लीजिए। क्या हुआ, जो मैकडोनाल्ड थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि जैसे मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था है, इसी तरह से जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक अलग से निर्वाचन व्यवस्था होगी। केवल अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक ही वोट दे सकते हैं। भारत में ऐसा होगा। 1932 की कहानी है। उसी टाइम पर जो महात्मा गांधी उस टाइम पे यरवदा जेल में थे, यह सुनते ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। बोले अगर ऐसा हो गया तो जो हिंदू हैं वो खत्म ही हो जाएंगे। भाई मुस्लिमों को अलग कर दिया, धर्म है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन हिंदू जो कि अल्पसंख्यक हिंदुओं का ही तो हिस्सा है ना, आप उनको हिंदुओं से अलग कर रहे हो। आप भारत में इतनी ज्यादा ये सांप्रदायिकता फैला रहे हो। तो महात्मा गांधी ने वहां पर कर दिया आमरण अनशन यरवदा जेल में 1932 में, इस चीज के खिलाफ। जो मैकडोनाल्ड ने उनकी घोषणा के खिलाफ में, उसको मैकडोनाल्ड घोषणा है या फिर सांप्रदायिक पंचाट, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड, ये सारी चीज भी उसको बोलते हैं। इसका फल ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो झुकी। भीमराव अंबेडकर भी आए, उन्होंने गांधी जी के साथ में एक समझौता हुआ और बोले कि जो अल्पसंख्यक हैं इनको अब थोड़ा अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो इनकी संख्या है, सीटों की संख्या वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये रहेंगे हिंदुओं के साथ ही। तो अब एक तो पूना पैक्ट, इसके आधार पर निर्वाचन होगा। दूसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी मुस्लिमों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, जो राजा रजवाड़े हैं उनके लिए अलग, ब्रिटिश इंडियन हैं उनके लिए अलग, जमींदार हैं उनके लिए अलग, ये सारी चीजें होंगी इसके द्वारा। निर्वाचन ये तो अलग कर दिया, लेकिन भाई निर्वाचन में मतदाता कौन होंगे, तो दोनों के दोनों, यानी दोनों महिला एवं पुरुष, दोनों को समान मताधिकार, समान मताधिकार। अब तक क्या था, 1919 में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का राइट मिला। इस एक्ट ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट डालने का अधिकार दे दिया।
बोले कि जो महिला हैं वो पुरुषों के बराबर में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी व्यवस्था इसी ये जो विधानमंडल के प्रांत हैं इनमें ये कर दी। एक काम करिए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ पहले, इसमें इंक हल्की है। तीसरा पॉइंट देखिए कि जो प्रांत हैं उनमें कुछ प्रांत होंगे एक सदनीय और कुछ प्रांत होंगे द्विसदनीय, लेकिन एक व्यवस्था है कि जो निर्वाचन होगा वो सभी का सीधे तौर पर होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन सभी का, यानी सभी का होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन, कोई भी अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुना जाएगा। ये कर लिया नोट, इससे आगे लिख लीजिए आप चौथे पॉइंट में, चौथा पॉइंट डाल के कि जो प्रांतीय विषयों का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा। और यह जो मंत्री होंगे यह एक प्रमुख के नीचे कार्य करेंगे और उस प्रमुख को कहा जाएगा मुख्य मंत्री, यानी मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी इस एक्ट के द्वारा आ रही है। इसके बाद में यह जो मंत्री होंगे यह अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होंगे, कार्यों के लिए जवाबदेह है। साथ ही साथ अब केंद्र में हमने देखा था कि जो टोटल बजट है उसका 80% हिस्सा मताधिकार से बाहर था, यानी उसके 80% हिस्से पर अभी आप वोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें प्रांतों में जो 40% हिस्सा है वो मताधिकार से बाहर है। से बाहर, यानी आप बजट के 40% हिस्से पर वोटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह हो गया प्रांतों का जो विधानमंडल है उसका, यानी प्रांतों का विधानमंडल कैसा होगा, कहीं एक सदनीय है कहीं द्विसदनीय, यह हो गया। दूसरा, प्रांत कैसे स्वायत्तता दी गई है, प्रांतों में सभी को वोटिंग राइट है, महिला पुरुष सभी को है, सीधा सभी का प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतों में नहीं होगा। साथ ही साथ मंत्री, मुख्यमंत्री, यह भी व्यवस्था दी गई प्रांतों में। और जो मताधिकार है बजट का वो 40%, यानी 60% हिस्से पर आप अपना वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद में इस एक्ट की कुछ अन्य प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अन्य प्रमुख धाराएं, ठीक है। और यह जो छोटे छोटे प्रावधान है ना, ये एसएससी है या फिर जो पुलिस वगैरह है उनके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वजह से इनको आप कुछ स्पेशल नोट वगैरह बना के या फिर अन्य धाराएं लिखकर ऐसे ही आप इनको लिख लेना, अन्य धाराएं। इसमें पहला देखिए, और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना। दूसरा, एक संघीय बैंक या फिर रिजर्व बैंक की स्थापना। अगर कभी पूछने को आ जाए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, तो वो किसके द्वारा भैया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यह हो गया। तीसरा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बर्मा, अच्छा यह तो हो सकता है आपको पता हो कि बर्मा को इस एक्ट के द्वारा भारत से अलग किया गया, लेकिन बर्मा के साथ साथ एक और ऐसा क्षेत्र था जिसको अब भारत के शासन से अलग कर दिया, जिसका शासन जो था वो भारत के थ्रू ही चलाया जा रहा था अब तक,
वो कौन सा था? अच्छा, कमेंट करके बताना अगर आप में से सच्चाई में किस किस को इसके बारे में पता है। बर्मा अदन ये भारत शासन व्यवस्था से बाहर। चौथा पॉइंट इसमें आप लिख लीजिए, अन्य धाराओं में बर्मा अदन भारत शासन व्यवस्था से बाहर हो गया। उड़ीसा तथा सिंध दो नए प्रांत बनाए गए, दो नए प्रांत बनाए गए इस एक्ट के द्वारा। और पांचवा आप नोट कर लीजिए भैया इसमें कि जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था वो अब गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। के अधीन यह हो गया। संघीय न्यायालय, केंद्रीय बैंक की स्थापना है। बर्मा अदन भारत शासन व्यवस्था से बाहर कर दिए गए हैं। उड़ीसा सिंध दो नए प्रांत बनाए गए हैं और उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है यह गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। अब एक बात बताइए, जो संविधान बनाया गया था यानी ये जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें यह एक तरीका का संविधान ही तो था जिससे देश चलाया जाएगा। यह किस तरीके का संविधान था अगर कभी पूछने को आ जाए तो यह भैया अनम्य था। अनम्य मतलब रिगिड। कहोगे भैया इतनी सुंदर इंग्लिश, चलिए ठीक है। यह अनम्य था यानी इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट को थी। यानी संशोधन की शक्ति केवल ब्रिटिश सरकार को। दूसरा भैया संशोधन करने की शक्ति तो केवल ब्रिटिश सरकार को है, लेकिन जो भारत है, भारत से संशोधन का प्रस्ताव जा सकता है। जो भारतीय हैं वो संशोधन का प्रस्ताव दे सकते हैं। यानी अब हमको यह भी पता लग गया कि 1835 में जो भारत शासन अधिनियम आया एक तरीके का संविधान ही है। कोई भी चार्टर आ रहा है जिसके द्वारा संविधान है क्या, एक लिखित या फिर मौखिक व्यवस्था ही है ना देश चलाने की। यह लिखित व्यवस्था आ रही है जिससे देश चलाया जा रहा है, तो यह संविधान है। और यह कैसा है कि यह अनम्य यानी रिगिड है, जिसमें केवल ब्रिटिश सरकार ही परिवर्तन कर सकती है। जो भारतीय है या फिर भारत के द्वारा केवल संशोधन का प्रस्ताव जा सकता है। अब इस एक्ट के बारे में, इसके बारे में कुछ इसके मूल्यांकन देखते हैं। यह एक्ट कैसा था, क्या इसमें खामियां थी। देखो अच्छाइयाँ तो हम इसके बारे में जितना अब तक हमने पढ़ा है ना सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका को इतनी पावर, भारतीयों का निर्वाचन, प्रांतों में सीधा निर्वाचन, सभी को मताधिकार, केंद्रीय बैंक की स्थापना, केंद्रीय न्यायालय की स्थापना, उड़ीसा सिंध में दो नए प्रांत बनाए गए जिससे व्यवस्था ठीक चल सके। दूसरा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। काफ़ी प्रावधान है जिनको आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद में हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि कैसा है ये एक्ट। क्या देखते हैं भैया अब इसका, ये इतनी देर से प्रावधान क्यों लिखा हुआ है सारी। अच्छा अब हटेगा, अभी तक प्रावधान ही तो पढ़ रहे थे। हो जाता है कभी कभी। मूल्यांकन, गुणों के बारे में तो हम इसके लिख ही सकते हैं। इसके दोषों को देखते हैं। क्या किया, पहला तो कहाँ से स्टार्ट करें, पहले से स्टार्ट करते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था थी केंद्र में, क्या वह अच्छी थी?
एक बात बताइए, साइमन कमीशन आए, साइमन कमीशन ने कहा कि द्वैध शासन व्यवस्था बेकार है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जो द्वैध शासन व्यवस्था थी थोपी गई थी केंद्र पर। साइमन कमीशन के विरोध करने के बावजूद भी भारतीय केंद्र पर एक द्वैध शासन व्यवस्था इस एक्ट ने थोप दी। दूसरा, संघ। क्या संघ अच्छा था? संघ एक प्रावधानिक कंसेप्ट के रूप में काफी अच्छी चीज है अगर वो अस्तित्व में आ रहा है, लेकिन संघ को जिस रूप में अगर यहां पर लाया जा रहा है वह रूप बहुत खराब था। कैसे कि रियासतों की मर्जी पर है, अब चाहो तो शामिल हो, चाहो तो शामिल नहीं हो। और दूसरा यह भी कह दिया आधी रियासत शामिल होनी चाहिए, जनसंख्या में भी आधी शामिल होनी चाहिए। तो फिर भाई कैसे काम चलेगा? वो तो शामिल नहीं होंगे, वो क्यों आएंगे किसी व्यवस्था के अधीन? वो अपना मर्जी से शासन चला रहे हैं, वो किसी व्यवस्था के अधीन क्यों आए? उनका क्या मतलब? तो संघ की जो व्यवस्था है यह भी बहुत खराब है। मताधिकार, हालांकि महिला पुरुष सभी को मताधिकार दे दिया गया प्रांतों में समान रूप से, लेकिन जो मताधिकार है वो अभी भी सीमित है। ये पॉइंट में लिखिए आप, मताधिकार, इनके ऊपर बाकी तो आप लिख ही सकते हैं। जो मताधिकार है ये अभी भी सीमित है। किसके आधार पर? आय के आधार पर मताधिकार दिया जा रहा है, आय और जमीन के आधार पर। कितनी आपकी आय है, कितना आप इनकम टैक्स देते हो, कितनी आपके पास जमीन वगैरह है, इससे आधार पर क्या दिया जा रहा है? मताधिकार। तो यानी सार्वभौमिक मताधिकार अभी भी नहीं है हमारे यहां पर। एक और सांप्रदायिकता को बढ़ावा। कैसे? सांप्रदायिक निर्वाचन तो था ही। इन्होंने अल्पसंख्यकों को भी सांप्रदायिक व्यवस्था के अधीन लाने की कोशिश की, साथ ही साथ जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको भी और बढ़ाया। तो यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है इसको भी बढ़ाया जा रहा है। संघ है, यह भी किसी तर्क का है ही नहीं यार, कभी अस्तित्व में जो आया ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे यार? किस वजह से? रियासतों की वजह से। द्वैध शासन व्यवस्था जो किसी काम की नहीं है वो थोपी जा रही है। मताधिकार देने का बस एक ढोंग भर किया जा रहा है। क्या हर किसी को वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बाद में खैर जो कुछ चीजें दी जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा अधिकार, वही बात है, थोड़ा थोड़ा करके मिलते हैं। एक और चीज लिख सकते हैं जी, अभी भी बजट के जो मंत्री व्यवस्था वगैरह हैं वो बजट के बहुत हिस्से पर वो अभी भी मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह तो अगर हम इसके मूल्यांकन में इसके दोष वगैरह लिखने को आ जाए तो ठीक है। इसके बाद में अगर इस जो मैंने सबसे पहले कहा था, बाद में देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस एक्ट को पारित करने के पीछे उद्देश्य क्या था। काफी कुछ उद्देश्य था। उन्होंने सोचा इन सुधारों के द्वारा जो उदारवादी तबका है उसको हम अपनी ओर कर लेते हैं, तो इससे कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी और उग्रवादी है उसके अंदर पड़ जाएगी फूट, और यह जो आंदोलन है यह पड़ जाएगा कमजोर। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता का इन्होंने लाभ उठाने की कि जनमानस को, जो जनता भी उससे टूटी हुई है, उसको और तोड़ देते हैं, एक थोड़ा सा उन्हें सुधार देते हैं। इससे क्या होगा, जो जनता अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई है वो थोड़ा सा मतलब ये कांग्रेस वगैरह से जुड़ी हुई है वो इससे अलग हो जाएगी। बर्मा अदन को भी इससे बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया, ये सारी चीज़ें। तीसरा, इन्होंने सोचा कि यार एक बात बताइए, भारत में इतना अभी जो क्रांतिकारी लोग हैं या फिर भारत में आज़ादी की मांग है, अब वो सिर चढ़कर बोलने लगे, उसको कैसे दबाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि प्रांतों को स्वायत्ता देते हैं। अगर प्रांतों को स्वायत्ता होगी तो वो केंद्र से उनका इतना कोई लेना देना नहीं रहेगा, और प्रांत सीधे किसके अधीन लाए गए इस एक्ट के द्वारा? आपको ध्यान है, क्राउन यानी ताज के अधीन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे डायरेक्ट अधीन आ गए। तो अब प्रांतों को केंद्र से तोड़ने की, पूरा भारत ही तोड़ने की अगर एक प्लानिंग है तो कहां से है? इस एक्ट के द्वारा। तो ये सारी चीजें थी। तो आप देखिए, इसी वजह से कहा वीडियो थोड़ी लेंथी रहने वाली है। शायद मैं सोचता हूँ 40-45-50 मिनट की वीडियो हुई होगी ये, तो ठीक है। लास्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी भी शुरुआत है, थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए। इतना तो उम्मीद करता हूँ आप कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को खत्म करेंगे और उसके बाद में अपना जो भारतीय संविधान है उसको शुरू करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।